हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका जीके सिविल सर्विसेज में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट सम इम्पॉर्टेंट स्पेस मिशंस। और जो हमारा पहला मिशन रहेगा दैट वुड बी मार्स ऑर्बिटर मिशन। मार्स ऑर्बिटर मिशन को लॉन्च किया गया था 5 नवंबर 2013 को बाय यूजिंग PSLV C-25। और ये जो हमारी PSLV C-25 थी, it reached Mars on 24th September 2014। और इस मिशन के साथ ही इंडिया became the first country to reach Mars in first attempt। और एक बात और, इंडिया is the first country from Asia to reach Mars with MOM। जब हमने ये मार्स ऑर्बिटर मिशन लॉन्च किया था उस टाइम पे इंडिया एशिया की भी पहली कंट्री बनी जो कि मार्स तक पहुंची। और जो हमारा मार्स मिशन था ना, ये इतना लो कॉस्ट मिशन था, लाइक द टोटल कॉस्ट फॉर द प्रोजेक्ट वाज अबाउट 450 करोड़ रुपीस। ये बजट इतना कम था, जो ग्रेविटी मूवी बनी थी ना हॉलीवुड में, उसका भी बजट 450 करोड़ से ज़्यादा था उस मूवी का बजट, जो जितना पैसा हमने इन्वेस्ट किया था इस मार्स ऑर्बिटर मिशन में। अब ये बातें हैं नहीं, क्योंकि साइंस एक्सप्लोरेशन में पैसा मैटर नहीं करता है। व्हाट मैटर्स इज़ द एंड ऑब्जेक्टिव, और जो हमारे रिजल्ट्स अचीव हो रहे हैं उन ऑब्जेक्टिव से वो रिजल्ट्स मैटर करते हैं, पैसे मैटर नहीं करते। अब इस मिशन के कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे, लाइक साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव्स कौन से थे? एक्सप्लोरेशन ऑफ मार्स सरफेस फीचर्स, मॉर्फोलॉजी, मिनरलॉजी एंड मार्शियन एटमॉस्फेयर by all of the indigenous scientific instruments। और टेक्नोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव्स क्या थे इस मिशन के? दैट वेयर डीप स्पेस कम्युनिकेशन, क्योंकि हम ऑपरेट करते थे उस ऑर्बिटर को फ्रॉम अर्थ, और नेविगेशन, मिशन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, ये टेक्नोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव्स थे इस मार्स ऑर्बिटर मिशन के। अब ये मार्स ऑर्बिटर मिशन लेके गया था कुछ इंस्ट्रूमेंट्स अलॉन्ग विथ। कौन से ऐसे ऑब्जेक्टिव्स, कौन से ऐसे पेलोड्स थे, वो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। द 5 पेलोड्स दैट वेर, और द 5 इंस्ट्रूमेंट्स दैट वेर कैरीड बाय दिस मार्स ऑर्बिटर मिशन। दीज आर मीथेन सेंसर्स, मीथेन सेंसर ऑफ फॉर मार्स। दूसरा है मार्स कलर कैमरा। तीसरा है लाइमन अल्फा फोटोमीटर। चौथा है थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर। पांचवा है मार्स एक्सोस्फेरिक न्यूट्रल कंपोजिशन एनालाइज़र। अब ये MOM इस साल न्यूज़ में भी था, क्योंकि इट मार्क्ड 6 कंप्लीट ईयर्स। जब ये मिशन कंक्लूड हुआ था, जब ये सक्सेसफुल हुआ था, उसके बाद से अब तक 6 साल हुए हैं, तो इस वजह से ये न्यूज़ में रहा। जो ये मीथेन सेंसर फॉर मार्स है, ये दिस हैज़ बीन डिज़ाइन टू मेजर मीथेन इन द मार्शियन एटमॉस्फेयर विद, इसकी कैपेसिटी क्या है, पार्ट्स पर बिलियन एक्यूरेसी है इसकी। यानी कि 1 बिलियन पार्ट्स में अगर एक पार्ट भी मीथेन का हुआ, दैट ऑल्सो विल बी सेंस्ड बाय दिस मीथेन सेंसर, MSM, मीथेन सेंसर फॉर मार्स। ठीक है। अब ये जो डेटा हमें मिलेगा ना बाय फ्रॉम दिस मीथेन सेंसर फॉर मार्स, जिसको हम मीथेन सेंसर भी बोलते हैं, ये डेटा विल बी एक्वायर्ड ओनली ओवर इल्यूमिनेटेड सीन। यानी उन्हीं सरफेसेस से हमें ये मीथेन का इंफॉर्मेशन मिल सकता है विच वुड बी इल्यूमिनेटेड, यानी कि जिन पे जिस एरिया में लाइट रहेगी, सनलाइट रहेगी, उन्हीं एरियाज़ में हम मीथेन की एनालिसिस कर सकते हैं विद द यूज़ ऑफ दीज मीथेन सेंसर्स। नाउ इफ़ यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट मार्स कलर कैमरा। अब मार्स कलर कैमरा से हमें क्या फ़ायदा मिला है? ये एक 5 में से एक और इंस्ट्रूमेंट था जो कि मार्स ऑर्बिटर मिशन में हमारे ऑर्बिटर के पास है। ठीक है। दिस मार्स कलर कैमरा इज़ अगेन इंडिजिनस इंस्ट्रूमेंट है ये भी। अब इसका काम था टू गिव अस वन ऑफ द बेस्ट पिक्चर्स ऑफ द मार्शियन सरफेस। और ये मार्स कलर कैमरा इस चीज़ में सक्सेसफुल रहा है। The objective was to give information about the surface and the surface features and the composition। और इस चीज़ में ये बहुत सक्सेसफुल रहा है। और
इस मार्स कलर कैमरा से हमें कुछ डायनेमिक इवेंट्स जो मार्स के ऊपर होते हैं, लाइक द वेदर फिनोमेनास या जो वहाँ पे विंड्स वगैरह चलते हैं, हार्श विंड्स, उनके बारे में इंफॉर्मेशन हमें इस मार्स कलर कैमरा से मिलती रहती है। और मार्स कलर कैमरा से एक और ऑब्जेक्टिव हमें हासिल हुआ, दैट इज़ इट हैज़ हेल्प्ड अस इन प्रोबिंग द 2 सैटेलाइट्स, या जो 2 मून्स हमारे मार्स के हैं। अब ये जो हमारे पास लाइमन अल्फा फोटोमीटर है, एक तो ये बात कि ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन की रिलेटिव एबंडेंस कितनी है अपर एटमॉस्फेयर में, एक तो ये फाइंड करना, और ये अंडरस्टैंड करना कि क्या वजूहात थे फॉर द लॉस प्रोसेस ऑफ वाटर फ्रॉम द मार्स प्लैनेट सरफेस। मार्स की सरफेस से पानी का गायब होने के क्या रीज़न्स हो सकते थे, उनको अंडरस्टैंड करने में हमारा ये लाइमन अल्फा फोटोमीटर हमें मदद करेगा। एक और इंस्ट्रूमेंट लाइक थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर, इस स्पेक्ट्रोमीटर की वजह से हम मेजर कर पाएंगे जो थर्मल एमिशंस या हीट एमिशंस होते हैं मार्स के सरफेस पे। और ये जो हमारे पास स्पेक्ट्रोमीटर है ना, ये स्पेक्ट्रोमीटर ऑपरेट करेगा बोथ डे एज वेल एज नाइट में, ठीक है। इसका कोई मतलब नहीं है चाहे वहाँ उस सरफेस पे एल्यूमिनेशन हो, लाइट हो, सनलाइट या नहीं हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज इट एक्चुअली ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ थर्मल एमिशन, यानी कि जो हीट रेडिएशंस आएंगी मार्स की सरफेस से, उन्हीं को ये स्पेक्ट्रोमीटर हमारा सेंस करेगा, एंड दैट इज़ हाउ इट इज़ गोइंग टू ऑपरेट इन डे एज वेल एज नाइट, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास मार्स एक्सोस्फेरिक न्यूट्रल कंपोजिशन एनालाइज़र है, यानी कि मेनका। और ये इसका क्या रोल रहेगा, इट इज़ गोइंग टू एक्चुअली एनालाइज द न्यूट्रल कंपोजिशन ऑफ द एक्सोस्फेरिक मार्स, जो हमारा जो अपर एटमॉस्फेयर या एक्सोस्फेयर रहेगा हमारे मार्स का, उसमें जो न्यूट्रल सब्सटेंसेस रहेंगे, उन न्यूट्रल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, उनकी एबंडेंस, रिलेटिव एबंडेंस और उनकी प्रॉपर्टीज़ को ये एनालाइज करेगा। कौन सा? मार्स एक्सोस्फेरिक न्यूट्रल कंपोजिशन एनालाइज़र, ठीक है। और ये जो सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं ना, 5 इंस्ट्रूमेंट्स जो कि मार्स ऑर्बिटर मिशन पे हमने लॉन्च किए थे, ऑल ऑफ देम, द कंबाइंड वेट फॉर ऑल ऑफ देम इज़ जस्ट 15 kg, 15 kg वेट है इन सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स का। और अभी के टाइम पे भी हमारा जो ये मार्स ऑर्बिटर मिशन है, इट इज़ येट इन द ऑर्बिट ऑफ मार्स, और ये 5 इंस्ट्रूमेंट्स आर वेरी फंक्शनल, ठीक है। तो ये रही बात हमारे मार्स ऑर्बिटर मिशन की। चलो एक बात बता देता हूँ मैं आपको। अब ये जो हमारा मार्स ऑर्बिटर मिशन था ना, देयर वाज अ क्रिटिसिज्म ऑफ दिस मार्स ऑर्बिटर मिशन, और वो क्रिटिसिज्म ये था कि ये जो हमने ये मार्स ऑर्बिटर मिशन बनाया है, इट हैज़ नॉट बीन मेड फॉर एनी बिग साइंटिफिक डेमोन्स्ट्रेशन या टू सॉल्व एनी बिग साइंटिफिक क्वेश्चन, या ये ऐसा बताया गया कि भाई तुम लोगों ने मार्स ऑर्बिटर मिशन तो लॉन्च किया, बट इसका जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज़ नॉट समथिंग वेरी बिग, या इसको आपने डिज़ाइन नहीं किया है टू सॉल्व एनी बिग साइंटिफिक क्वेश्चन। बट गवर्नमेंट ने इस बात का ये जवाब दिया, या ISRO ने इस बात का ये जवाब दिया कि ये एक टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेशन है, सो दैट जो हम फ्यूचर में मिशंस जो हमारे होंगे फ्यूचर के मिशंस, उनमें हमें हेल्प मिले। जो हमारे फ्यूचर के मिशंस होंगे दैट वुड बी मोर कॉम्प्लिकेटेड, मच कॉस्टलियर और बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड। सो उन मिशंस को समझने के लिए दिस इज़ जस्ट ए टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेशन, दिस हैज़ बीन मेंटेन्ड बाय ISRO ने ये बोला है कि भाई हमें पता है कि मार्स ऑर्बिटर मिशन जो है, इट वाज नॉट डिज़ाइन टू सॉल्व एनी बिग साइंटिफिक क्वेश्चन, बट ये सिर्फ़ और सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेशन है। और इस वजह से जो हम फ्यूचर में ज़्यादा कॉस्टलियर और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एंड सोफिस्टिकेटेड मिशंस एग्जीक्यूट करने वाले हैं, इस मिशन से हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है, ठीक है। और ISRO ने एक और बात बोली कि इनडायरेक्ट बेनिफिट इस मिशन का ये भी है, पॉजिटिव इम्पैक्ट जिसको आप बोल सकते हो, कि ये मार्स ऑर्बिटर मिशन की सक्सेस से इट विल एक्चुअली इंस्पायर नेक्स्ट जनरेशन to take up space research as a career option,
ये बताई गई हैं बातें ISRO के द्वारा। चलो एनीवेज, अभी तक क्या मदद मिली है हमें मार्स ऑर्बिटर मिशन के इन इंस्ट्रूमेंट्स से? पहली बात, मार्स ऑर्बिटर मिशन ने हमें हेल्प किया है टू प्रिपेयर मार्शियन एटलस, एक बात, ठीक है, और ऑन द बेस ऑफ द इमेज प्रोवाइडेड बाय द ऑर्बिटर, एक बात। दूसरी बात, इट हैज़ मेड ए फाइंडिंग दैट डस्ट स्टॉर्म्स ऑन मार्स कैन राइज अप टू हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स। ये हमें किस बात से, किस वजह से पता चला है? मार्स ऑर्बिटर मिशन से ये चीज़ें इंडिया को पता चली है, ISRO को पता चली है, ठीक है। और तीसरी बात, एल्बिडो मैप ऑफ मार्स। अब ये एल्बिडो क्या है? एल्बिडो इज़ द फ्रैक्शन ऑफ solar energy that is reflected from the planetary surface back into space। जैसे कि सनलाइट जो हमारे अर्थ पे आती है, कितनी सनलाइट हमारे अर्थ से रिफ्लेक्ट होके वापस स्पेस में चली जाती है, उसको एल्बिडो बोलते हैं, ठीक है। सेम इज़ द केस, यही एल्बिडो मार्स की सरफेस का, कि मार्स की सरफेस पे सन रेज या सनलाइट या सोलर एनर्जी, कितनी सोलर एनर्जी मार्स की सरफेस पे रिफ्लेक्ट होके वापस स्पेस में चली जाती है, उसका मैप प्रिपेयर करने में मार्स ऑर्बिटर मिशन ने हमें काफ़ी हेल्प की है। हाँ, ओके, ठीक है। रिसेंटली जो हमारा मार्स कलर कैमरा है, इट हैज़ कैप्चर्ड द इमेज ऑफ फोबोस एंड द क्लोजेस्ट एंड द बिगेस्ट मून ऑफ मार्स। आपको पता है 2 मून्स हैं हमारे मार्स के, one is Phobos and the second is Deimos. So that's all that we had here for Mars orbiter mission. आगे क्या है? Now the second mission that we are going to look into is MAVEN. अब ये MAVEN क्या है? MAVEN का फुल फॉर्म है Mars Atmosphere and Volatile Evolution। ये एक स्पेस क्राफ्ट है that has been developed by NASA, MAVEN spacecraft। इसका ऑब्जेक्टिव था टू इन्वेस्टिगेट अपर एटमॉस्फेयर एंड आयोनोस्फेयर ऑफ मार्स। अपर एटमॉस्फेयर या एक्सोस्फेयर या आयोनोस्फेयर मार्स का स्टडी करना इसका ऑब्जेक्टिव था। और इसका ऑब्जेक्टिव ये भी था कि कैसे सोलर विंड्स वोलेटाइल कंपाउंड्स को इस मार्स के एटमॉस्फेयर से स्ट्रिप आउट करती हैं या गायब कर देती हैं या ख़त्म कर देती हैं या उड़ा के ले जाती है। समझ रहे हैं आप? जो हमारा मैवन है, ये एक स्पेस क्राफ्ट है विच हैज़ बीन डेवलप्ड बाय नासा टू इन्वेस्टिगेट अपर एटमॉस्फेयर एंड आयोनोस्फेयर ऑफ मार्स। और ये चीज़ पता करने के लिए कि कैसे सोलर विंड हमारे मार्स के आयोनोस्फेयर या अपर एटमॉस्फेयर से वोलेटाइल कंपाउंड्स को उड़ा ले जाती है। और दिस रिसर्च गिव्स इंसाइट इनटू हाउ प्लैनेट्स क्लाइमेट हैज़ चेंज्ड ओवर टाइम। और ये मैवन स्पेस क्राफ्ट जो कि नासा ने बनाया है, इससे हमें इस बात का भी पता चलता है कि मार्स के क्लाइमेट में तब्दीलियाँ कैसे हुई ओवर टाइम, ठीक है। द थर्ड मिशन दैट वी हैव टू लुक इनटू इज़ क्यूरियोसिटी। अभी क्यूरियोसिटी एक रोवर था। क्यूरियोसिटी इज़ ए कार साइज्ड मार्स रोवर designed to explore the Gale crater on Mars as part of NASA's Mars Science Laboratory mission। अब एक गेल क्रेटर, एक मार्स के ऊपर क्रेटर है, उस क्रेटर को एक्सप्लोर करने के लिए क्यूरियोसिटी एक कार साइज्ड मार्स रोवर था। उस रोवर को लैंड कराया गया इसी गेल क्रेटर के अंदर, सो दैट मार्स साइंस लेबॉरेटरी जो है इसके अंदर, इस क्यूरियोसिटी के अंदर, इस कार साइज्ड रोवर के अंदर एक एक लेबॉरेटरी थी। उस लेबॉरेटरी से ये केमिकल एनालिसिस कर रहा था इस जगह का, गेल क्रेटर के अंदर, ठीक है, इस गेल क्रेटर का। अब इस क्यूरियोसिटी को लॉन्च किया गया था फ्रॉम केप कैनवरल ऑन 26 नवंबर 2011 और लैंड किया था इसने इस गेल क्रेटर के अंदर ऑन जो कि ये क्रेटर मार्स के ऊपर है, ऑन 6 August 2012। Now the next mission that we are going to talk about is ExoMars 2020। एक मिनट। ExoMars 2022 ये एक जॉइंट मिशन है यूरोपियन स्पेस एजेंसी और रशियन स्पेस एजेंसी का।
ये मिशन कंप्राइजेस ऑफ 2 फेजेस, या ये 2 पार्ट्स का है। पार्ट 1 में या फेज़ 1 में द ट्रेस गैस ऑर्बिटर हैज़ बीन लॉन्च्ड इन 2016। अब ये ट्रेस गैस ऑर्बिटर का फंक्शन क्या है? इट वुड एक्चुअली एक्सप्लोर द ट्रेस गैसेस इन द आउटर एटमॉस्फेयर ऑफ दिस मार्स। अब ये ट्रेस गैसेस कौन से गैसेस होते हैं? दीज आर दोज गैसेस विच आर लेस देन 1% इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में कोई भी गैसेस 1% से कम जो होती हैं उन गैसेस को हम ट्रेस गैसेस बोलते हैं। और ये ट्रेस गैस ऑर्बिटर जो है दैट इज़ गोइंग टू एक्चुअली लुक इनटू दीज गैसेस ओनली। एक और बात, जो हमारा मार्स है उसका एक ट्रेस गैस की एग्जांपल अगर हम लें, दैट इज़ मीथेन। वन सच गैस इज़ मीथेन। बट मीथेन जो है ना, दैट इज़ एक्चुअली बीइंग कंटिन्यूसली डिस्ट्रॉयड बाय अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस ऑन मार्स, ऑन द सरफेस ऑफ मार्स। अब अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की वजह से, जो कि सन से आती हैं, उनकी वजह से मीथेन कंटिन्यूसली डिस्ट्रॉय होता है ऑन द सरफेस ऑफ मार्स। बट जो कंसंट्रेशन ऑफ दिस मीथेन ऑन द सरफेस ऑफ दिस मार्स, दैट एक्चुअली रिमेन्स कांस्टेंट, वो कम नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मीथेन कंटिन्यूसली डिस्ट्रॉय होता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, बट उसकी कंसंट्रेशन कम ना होने की वजह क्या हो सकती है? फिर उसकी कंसंट्रेशन कम ना होने की वजह ये हो सकता है कि देयर इज़ कांस्टेंट फॉर्मेशन ऑफ मीथेन इन्वॉल्व्ड। समझ रहे हैं आप? वहाँ से कंटिन्यूसली डिस्ट्रॉय होता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की वजह से मीथेन, और यहाँ से कंटिन्यूसली formation of methane is there taking place. That is how the concentration of methane over the atmosphere of this Mars is actually remaining constant. अब हमें ये formation of methane का source देखना है कि how the methane is being formed on this Mars. अब क्या ये geological process है या microbial process है, वो हमें confirm करना है, वो हमें establish करना है with this mission. Now the second phase or the second part of this ExoMars 2022 is also known as Entry Descent Demonstration Module. अब इस Entry Descent Demonstration Module में it comprises of a rover and a surface platform. Rover और surface platform होगा, और ये plan है, the second phase or the second part is planned for 2022. ठीक है? अब आपको एक बात और पता होनी चाहिए यहाँ पे, जो हमने पीछे क्यूरियोसिटी के बारे में पढ़ा, जिसमें एक कार साइज्ड रोवर हमने मार्स पे लॉन्च किया है, नासा ने। ऐसे ही जो हमारा एक्सोमार्स मिशन है, बोथ ऑफ दीज क्यूरियोसिटी एंड एक्सोमार्स मिशंस आर एस्ट्रोबायोलॉजिकल मिशंस। अब एस्ट्रोबायोलॉजी या एस्ट्रोबायोलॉजिकल मिशंस कौन से मिशंस होते हैं? दीज आर दोज मिशंस विच आर लुकिंग फॉर लाइफ बियॉन्ड अर्थ। अब हमारा क्यूरियोसिटी और एक्सोमार्स, बोथ ऑफ देम आर एस्ट्रोबायोलॉजिकल मिशंस एंड आर लुकिंग फॉर लाइफ बियॉन्ड अर्थ। एक्सोमार्स 2022 का पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है, एंड द पार्ट 2 इन विच देयर इज़ रोवर एंड स्पेस प्लेटफॉर्म बीइंग प्लान्ड, तो वो होगा तो 2022 में। ठीक है, इसके बाद हम बात करने वाले हैं मार्स 2020 रोवर। अब ये मार्स 2020 रोवर क्या है? Under this, NASA's Perseverance rover will seek signs of ancient life and collect rock and soil samples for possible return to Earth. And it was launched in 2020. आपको ये पता होना चाहिए, ये जो Perseverance मिशन है ना, Perseverance रोवर जो हमारा है under this Mars 2020 रोवर, इसमें जो ये Perseverance रोवर है, क्यूरियोसिटी रोवर बहुत जल्द रिटायर होने वाला है। और क्यूरियोसिटी का काम ही ये था कि तुम जाके जो हमारे मार्स में गेल क्रैटर है, उस क्रैटर को एक्सप्लोर करो और उसके सैंपल्स को वहीं पे चेक करो कि क्या है क्या नहीं है, whether there is the sample of any life or no, whether there is any form of life, be it microbial or anything. बट क्यूरियोसिटी को अभी तक ऐसा कोई सैंपल नहीं मिला जिसमें उसको ऐसा लगे कि इसमें लाइफ हो सकती है।
इसके बाद बट ये जो क्यूरियोसिटी का मिशन था ना, दैट वाज रिस्ट्रिक्टेड टू द सरफेस ऑफ मार्स ओनली। बट जो जो ये मार्स 2020 रोवर वाला मिशन है, जिसमें परसिवियरेंस रोवर जो अब वहाँ पे रिप्लेस करेगा क्यूरियोसिटी को, परसिवियरेंस रोवर मार्स पे क्या करेगा, सैंपल्स को कलेक्ट करेगा और it will seek the signs of ancient life and collect rocks and soil samples। और उसके बाद जो ये मार्स 2020 रोवर यानी कि परसिवियरेंस जो वहाँ पे कंटिन्यूसली इस चीज़ को एनालाइज करता रहेगा, इन रॉक्स को एनालाइज करता रहेगा, बाद में ये परसिवियरेंस के तमाम सैंपल्स को कलेक्ट किया जाएगा फॉर द पॉसिबल रिटर्न टू अर्थ। ये हमारा लॉन्ग टर्म मिशन है, लॉन्ग टर्म हमारा जो ऑब्जेक्टिव है फॉर दिस मार्स 2020 रोवर। क्योंकि क्यूरियोसिटी वाले रोवर में वो क्यूरियोसिटी को सारे सैंपल्स चेक करने थे ऑन द सरफेस ऑफ मार्स। अब परसिवियरेंस में दिस परसिवियरेंस इज़ गोइंग टू चेक द सैंपल्स ऑन द सरफेस ऑफ मार्स एंड इसके बाद वो सारे सैंपल्स को वो कलेक्ट करके बाद में फॉर द पॉसिबल रिटर्न टू अर्थ ये परसिवियरेंस रोवर बाद में इस चीज़ में हेल्प करेगा। तो दिस इज़ समथिंग दैट इज़ नाउ गोइंग बियॉन्ड द क्यूरियोसिटी लेवल्स। अब क्यूरियोसिटी में आपको मैंने बता दिया, इसमें कोई पॉसिबल सैंपल रिटर्न मिशन नहीं था। अब जो हमारा मार्स 2020 रोवर यानी कि परसिवियरेंस रोवर की बात हो रही है, परसिवियरेंस रोवर में वी आर एक्चुअली लुकिंग फॉर द पॉसिबल रिटर्न ऑफ द सैंपल्स जो परसिवियरेंस कलेक्ट करेगा वहाँ पे। और परसिवियरेंस जो है, परसिवियरेंस के साथ एक हमने मार्स पे एक चॉपर भी लेके गए थे। दैट इज़ एक्चुअली फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन हमने कोई चॉपर को या हमने कोई हेलीकॉप्टर को, बिल्कुल छोटा सा हेलीकॉप्टर है वो, हम लेके गए थे ऑन द सरफेस ऑफ मार्स। अब ये नासाज परसिवियरेंस मिशन वाज वेरी मच देयर इन न्यूज़ क्योंकि इसने लैंड किया था मार्स के ऊपर। अब पॉसिबल रॉक सैंपल्स को चेक करने के बाद एंड टू सीक द साइंस ऑफ एंशिएंट लाइफ, उसके बाद द सेकेंड फेज ऑफ दिस मिशन इज़ कि ऐसे सारे सैंपल्स को बाद में वापस लाया जाएगा ऑन अर्थ। ठीक है, अर्थ पे वापस लाया जाएगा। सो ये है हमारा सेकेंड फेज ऑफ दिस मार्स 2020 रोवर। आपने ये जान लिया होगा। अब क्यूरियोसिटी वाले मिशन में क्या है वो आपको पता चल गया। नासा का परसिवियरेंस वाला रोवर कैसे अब काम करेगा बियॉन्ड व्हाट क्यूरियोसिटी हैज़ ऑलरेडी डन ऑन मार्स। अब क्यूरियोसिटी रिटायर होने वाला है, इस वजह से परसिवियरेंस उसको रिप्लेस करके उससे बेटर परफॉर्मेंस दिखाने वाला है इन आवर मार्स 2020 रोवर मिशन। एंड इसके बाद हम बात करने वाले हैं अबाउट होप मिशन। अब ये होप एक ऑर्बिटर था जो कि लॉन्च किया बाय UAE इन 2020। ये अरब वर्ल्ड का पहला मिशन है फॉर द मार्स। ओके, फर्स्ट मिशन टू मार्स। इनका भी यही एक ऑर्बिटर था हमारे मॉम की तरह। ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट इज़ Tianwen-1। ये चाइना का फर्स्ट मार्स एक्सप्लोरेशन मिशन है which has been launched in 2020. So all of these missions were related to Mars only, important missions that were there in news in 2020 and 2021. So ये सारे missions important रहेंगे, ठीक है। So after this we are going to talk about India's regional navigation satellite system। और India's regional navigation satellite system के बाद हम बात करने वाले हैं कुछ मून मिशंस के बारे में जो इम्पोर्टेंट रहेंगे, नासा के भी और इसरो के भी। और उसके बाद हम बात करने वाले हैं अबाउट स्पेस डिप्लोमेसी। स्पेस डिप्लोमेसी के बाद हम बात करेंगे अबाउट लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। सो ये सारी चीज़ें हमारे आने वाली वीडियोस में बात होंगी। इस वीडियो में इतना ही है और आपको नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी मिलने वाला है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।